अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ाम है और मैं काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स नौशहरा मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। ये वीडियो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से है और जैसे कि आपको मालूम है कि हम डायबिटीज़ पे अक्सर बात करते हैं, तो इस वीडियो में भी हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूँ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो यकीनन जवाब हाँ में मिलेगा। और एक अंदाजे के मुताबिक WHO का एक रिसर्च है, उसके मुताबिक हर दूसरा बंदा दुनिया में वो डायबिटीज़ का मरीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो या तो वो प्री डायबिटिक है या वो डायबिटिक है। अब प्री डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ क्या है, इस पे मेरा एक अलग वीडियो मौजूद है, आप लोग वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि प्री डायबिटीज़ किस चीज़ को बोलते हैं और डायबिटीज़ किस चीज़ को बोलते हैं। इस वीडियो में हम कुछ सवालात करेंगे और फिर डाइट के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जो मेरा पहला सवाल था कि आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है या नहीं, तो यकीनन जवाब हाँ में आया होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज से आपकी उम्र में जो आपके फैमिली मेंबर थे वो सेहतमंद थे या आप ज़्यादा सेहतमंद हो। तो अक्सर जवाब इसका मुझे यही आता है कि हमारी एज में तो मेरे अब्बू मुझसे ज़्यादा सेहतमंद थे, मेरे अंकल ज़्यादा सेहतमंद थे, मेरे चचा ज़्यादा सेहतमंद थे, या मेरे भाई या जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं वो मुझसे इस उम्र में ज़्यादा सेहतमंद थे। तो भाई अगर वो ज़्यादा सेहतमंद थे, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हो? यकीनन जवाब हाँ में होगा। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि हम खाना किस लिए खाते हैं। भाई खाना हम खाते हैं इसलिए कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो देखें, जब हम खाना खा लेते हैं, हमारा खाना खाने के बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर में कन्वर्ट होने के बाद वही शुगर एनर्जी में तब्दील हो जाती है। हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, हमने खाना खा लिया, एनर्जी मिल गई, अब हमारी भूख खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन हमने खाना खा लिया, हमारी एनर्जी जितनी ज़रूरत थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन हम खाते रहते हैं तो जो एनर्जी की लेवल थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन खाना जो हम खाते हैं हर वक्त उससे जो शुगर बनता है वो तो जाहिर बात है कि एनर्जी में तब कन्वर्ट होगी कि जब की ज़रूरत होगी। अब ज़रूरत नहीं है तो वो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और जब फैट में कन्वर्ट हो जाती है तो जाहिर बात है कि और मसाइल पैदा हो जाते हैं, और बीमारियां पैदा हो जाती है, मोटापा आ जाता है, साथ में ब्लड प्रेशर आ जाती है, साथ में जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या हार्ट के जो डिजीज़ है वो पैदा हो जाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और जाहिर बात है कि शुगर शुरू हो जाता है। अब इसके लिए कि जो एनर्जी से जितना भी शुगर बाकी रह गया, जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में उस शुगर को कंट्रोल करने या उसको मुतदिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अल्लाह पाक ने एक सिस्टम हमारे जिस्म में रखा है और उस सिस्टम का नाम है पेंक्रियास। वहां से इंसुलिन खारिज होती है और वो इंसुलिन जो हमारा बचा हुआ शुगर है उसको खून में नॉर्मल करने की कोशिश करता है। अब जाहिरी बात है कि जितना शुगर ज्यादा होगा इंसुलिन उतनी ज्यादा आएगी, और एक खास अंदाजे के मुताबिक वो तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जाहिरी बात है कि बाकी फिर भी कुछ शुगर रह जाता है। अब वो शुगर जब रह जाता है तो इंसुलिन या हमारी पेंक्रियास की जो बीटा सेल है वो कोशिश उसकी यही होती है कि वो और इंसुलिन बनाए। अब ज्यादा इंसुलिन बनेगी शुगर को कम करने के लिए, तो हम तो खाना खाते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर जो इंसुलिन आएगी बनेगी वो हम पे काम नहीं करेगी, और उस हालत को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, इस पे भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, वो आप तफसीलन देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है और फिर उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है, वो पूरा उस वीडियो में मौजूद है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब जनाब इंसुलिन रेजिस्टेंस तो शुरू हो गया, अब रेजिस्टेंस से क्या होगा? जैसे मैंने आपको कहा कि मोटापे की वजह से हमारा ब्लड शुगर जो है वो जाहिरी बात है कि वो एक साइकिल है, उसके मुताबिक वो बढ़ती रहेगी, इंसुलिन आती रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए हमें हार्ट की बीमारियां हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और बहुत सी और बीमारियां हैं कि जो हमारे जिस्म में शुरू हो जाती है और साथ में शुगर का लेवल उसी तरह बरकरार रहेगा और हम कहते हैं कि शुगर बढ़ गई है। अब जनाब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो यही कहते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि बस मुझे तो थोड़ी सी कभी कभी ब्लड प्रेशर हुई है और तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डायबिटीज नहीं है। या कोई बंदा ये कहता है कि मुझे डायबिटीज हो चुकी है लेकिन अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं है या कोलेस्ट्रॉल नहीं है। भाई फिक्र ना करें, ये तमाम बीमारियां जितनी भी हैं ये बहन भाई हैं वो आती रहेगी, लेकिन इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और मुख्तलिफ डिजीजें पैदा हो जाती हैं। अच्छा, मोटापे से मुझे याद आया, आप लोगों को मैं हर वक्त कहता रहता हूं कि आपकी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो कितनी होनी चाहिए। वो तो जाहिर बात है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो बताएंगे कि आपकी BMI जो है वो इतनी है और आप इतनी परहेज करें, ये खाएं वो खाएं, वो तो जाहिर बात है आपको आपका डॉक्टर बताएगा। लेकिन नॉर्मल एक अंदाजा मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी हाइट है 1 इंच के मुताबिक आपका वजन 1 किलो होना चाहिए। ये एक नॉर्मल मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा एक वो है फार्मूला है कि आप अपने जिस्म का नाप लें, जितने इंच हैं आप उतने किलो आपकी वजन होनी चाहिए। अब अगर आप कहते हो कि मैं थोड़ा और स्मार्ट लगूं, मेरी वजन जो है वो और भी जिस्म मेरा शेड्यूल रहे, स्मार्ट रहे, उसके लिए आप एक 5 किलो कम कर दें, 10 किलो कम कर दें, लेकिन ज्यादा कम करना भी ठीक नहीं है, उससे भी नुकसान बन जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि बाज लोगों के तो मतलब ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनके तो बड़े बड़े मसल होते हैं और वो तो बड़े मतलब उसका वजन तो उसके इंचेस से ज्यादा होता है। भाई वो तो ठीक है, वो वजन कोई आपको कौन सा वजन मसला पैदा करता है या मोटापा किसको कम बोलते हैं? जब आपकी पेट बाहर निकली हो। अगर आपकी पेट बाहर नहीं निकली और आपकी 5-10 किलो ज्यादा है इंचेस के हवाले से तो वो कोई मसला नहीं है। और एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिस पे डायबिटीज का लेवल या शुगर का लेवल या शुगर के मरीजों का जो लेवल है वो रेशो ज्यादा है। तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा हमें इन चीजों से बचना चाहिए। देखें, बीमारियां 2 किस्म की होती है, एक पैथोजेनिक और एक नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक किसको बोलते हैं? ऐसी बीमारियां जो किसी जरासीम या वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे नज़ला जुकाम या कोई इस तरह की बीमारियां हो गई। और एक वो बीमारियां हैं जो नॉन पैथोजेनिक है। वो मसलन क्या, आपकी जितनी भी जैसे शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। अब जनाब डायबिटीज और शुगर का वायरस और बैक्टीरिया कौन है? हम खुद हैं। तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो ये बीमारियां जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे हमारी बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो मौजूद हैं, आप लोग उसको देख के उससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि दरवेश डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हर वक्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हमने हजारों की तादाद में लोगों को मेडिसिन से और इवन इंसुलिन से छुटकारा दिला दिया है। तो हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, सिर्फ उनका डाइट प्लान जो है वो चेंज किया, उनकी जो लाइफस्टाइल है उनके मुताबिक उनसे बात की। तो वो सारी बातें जो हैं वो या तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे आप ले लें वो तमाम मालूमात जो आपको जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं कि 2 चीजें डायबिटीज के लिए जरूरी है, एक इल्म और एक अमल। इल्म वो चीजें जो आपको
डॉक्टर से पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी, और क्या क्या हमने करना है। और फिर अमल, उन चीज़ों पे या उन बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमल नहीं करोगे तो वैसे तो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब हम कुछ बात करेंगे डाइट के हवाले से। तो मैं शुरू करता हूँ नाश्ते से। नाश्ते में बहुत से लोग कितनी चीज़ें खाते हैं। कभी मैं अगर किसी से पूछूं तो वो कहते हैं मैं तो पराठा खाता हूँ, साथ में 2 चाय कप पी लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो टोस्ट पे जैम लगा लेता हूँ, वो खाता हूँ, और साथ में कोई मलाई वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई मैं तो सुबह सवेरे सवेरे जो है वो चने और रोटी और ये दाल वगैरह ये चीज़ें खा के साथ में 1 कप चाय पी लेता हूँ। भाई वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक बात याद रखें, डायबिटिक पर्सन के लिए अगर वो इतना हेवी नाश्ता करेगा तो उससे क्या होगा, उससे उसकी शुगर स्पाइक जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। शुगर स्पाइक किस चीज़ को बोलते हैं, इस पे भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, वो वीडियो आप देख लें तो आपको पूरा डिटेल और तफसील से पता चल जाएगा कि शुगर स्पाइक किसको बोलते हैं। जो जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें नींद आ जाती है या हमें थकावट महसूस होता है, उस चीज़ पे हमारी वीडियो मौजूद है, वो तफसीलन आप देख लें। हम बात कर रहे हैं नाश्ते की, तो देखें आम नॉर्मल बंदे के लिए तो वो कुछ इतना वो मतलब नुकसान नहीं देता, लेकिन वो बंदा जो कुछ काम करता हो। अब अगर डायबिटिक बंदा है उसको ज़रूरी है कि वो क्या करें कि नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, उबले हुए अंडे खाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अंडे के जर्दी खाने से बढ़ जाता है। अक्सर आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हो या कोई हम अपनी तरफ से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अंडा नहीं खाना चाहिए या इसकी जर्दी नहीं खानी चाहिए। वो भाई जर्दी और अंडे का सफ़ेद दोनों जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, और इस पे डॉक्टर एरिक बर्ग एक डॉक्टर है, रिसर्चर है, डायबिटीज़ पे काम करते हैं। उनका एक रिसर्च है, वो कहते हैं कि भाई सुबह से यानी पूरी 24 आवर में आप 4 से 5 अंडे ज़रूर खाएं, क्योंकि वो प्रोटीन का एक ख़ास ज़रिया है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप मिसाल के तौर पर नाश्ते में 2 अंडे आपने खा लिए, साथ में आपने बग़ैर चीनी का 1 कप चाय का पी लिया, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हम बात करेंगे देसी घी की, या जितने भी हमारे ये कुकिंग ऑयल मार्केट में मौजूद हैं, कोशिश करें कि जो मसनूई ऑयल हैं, जितने भी मसनूई ऑयल हैं उनसे अपने आप को बचाएं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज है, जो भी घी बनता है या जितना भी तेल बनता है वो एक ख़ास प्रोसेस से निकल के तो वो बनता है। इसलिए कोशिश करें कि उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। देसी घी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल देखें 2 किस्म के एक कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, और एक है कि वो आपको नुकसान देता है। लेकिन जो देसी घी से बढ़ता है या बनता है, पहले तो वो बनता नहीं, और अगर बनता भी है तो वो आपको नुकसान नहीं देता, क्योंकि वो उस प्रोसेस और वो जो केमिकल्स उसमें शामिल होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी के बाद अगर आपको देसी घी नहीं मिलता तो कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कोकोनट ऑयल या खोपरे का तेल, वो खाना पकाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको फ़ायदा उससे मिलेगा, वो इस्तेमाल कर सकते हो। जैतून के तेल के बारे में अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। जैतून का तेल बहुत ज़बरदस्त है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जैतून के तेल में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको ओलेओकैंथोल बोलते हैं, और ये कंपाउंड आपने नाम सुनी होगी शार्क मछली का, बहुत ख़तरनाक मछली है। उसके लीवर से एक ख़ास किस्म का जो ये कंपाउंड है ये उसमें भी पाया जाता है। ये दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी बीमारियों में काम करता है। और ये सिमिलरली ब्रोफीन मेडिसिन का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल उसी की तरह ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के दर्दों में भी काम करते हैं। और बहुत सी जो ये दवासाज कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो
ऐसे महंगे महंगे क्रीमें बेचती है जो हमारे रंग को, हमारे स्किन को साफ करती है, उसमें डालती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा जैतून का ऑयल रात को सोते वक्त अपने चेहरे पे लगा दे तो आपका रंग जो है वो साफ रहेगा, क्लियर होगा स्किन, और एक्नीज वगैरह जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जैतून के तेल को पकाना नहीं है, वो कुकिंग ऑयल नहीं है। देखें अक्सर लोग उसको मतलब कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे उसकी तमाम वो जितनी भी ये खासियतें वो ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसको आपने बग़ैर पकाए, आपने कच्चा, आपने मतलब मुख्तलिफ सलाद वगैरह में या खाने में वैसे ही मिला के खाना बना लिया आपने, उसके बाद उसमें मिला के तो वो आप कच्चा खा सकते हो, उससे ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैतून के तेल के बाद जो दूसरा ज़बरदस्त तेल है वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल को आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो, हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक कंपाउंड है, उसको ऑर्सिक एसिड बोलते हैं, और वो कंपाउंड हमारे दिल के पट्टों को कमज़ोर करता है। तो कभी कभार तो ठीक है, लेकिन हर वक्त उसको इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग ये तेल जो है वो अचार में इस्तेमाल कर सकते हो, पकोड़े बना सकते। एक बात याद रखें, पकोड़ा बहुत ख़तरनाक चीज़ है, समोसा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस पे हमारी जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख लें, आप लोगों को पूरा तफसील मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ज़रूरी है, वो जितने भी तेल, जितने भी आप इवन घी इस्तेमाल, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हो, याद रखें कि वो एक मरतबा इस्तेमाल करें। 20 मिनट अगर कोई भी तेल, कोई भी मतलब इस तरह की जो कुकिंग ऑयल है वो आप आग पे मतलब उसमें कोई भी चीज़ फ्राई करो, या एक मरतबा वो फ्राई हो गई, दोबारा उसको फ्राई मत करो, क्योंकि वो डबल फ्राई हो जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अशिया जो है वो क्योंकि ये केमिकल्स रिएक्शन हो जाते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा नुकसान होने का बायस बनता है। कोशिश करें कि एक मरतबा तेल को इस्तेमाल कर लिया करें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पकोड़े बनाते हैं जो लोग, वो तेल, उसी तेल को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और उसी तेल में और तेल डालते हैं। तो यानी अगर थोड़ा सा तेल रह गया है तो उसमें आप जब और तेल मिलाते हो तो वो जो आपने मिला लिया वो भी ख़राब हो जाता है उसके साथ। तो कोशिश करें कि जैसे आपने मिसाल के तौर पर आज तेल इस्तेमाल किया, उसको अगर रह भी गया तो उसको फेंक दे या थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। अक्सर लोग मुझसे पाए के बारे में पूछते हैं। पाए तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है, बहुत ज़बरदस्त खुराक है, शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। पाए जो हैं, जो हम लोग घरों में बनाते हैं, उसमें कोलिन या कोलेजन एक कंपाउंड मिलता है। वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ बीमारियों में वो बहुत ज़बरदस्त उसका इफ़ेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त असर करती है। लेकिन मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि हम पाए जब खाते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और या पायों के साथ हम 4-5 रोटियां भी खा लेते हैं। तो अक्सर वो नुकसान जो रोटियों का या जो गंदम की जो नुकसान है वो हमें ज़्यादा मुश्किलात में डाल सकता है। इसीलिए कोशिश करें पाए खाएं। पाए आपके जिस्म के लिए, जो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए नुकसान नहीं है। कोशिश करें कि उसमें आप एक्स्ट्रा तेल मत शामिल कर लिया करें, कोई भी घी शामिल ना कर लिया करें। जो पाए आप बना लेते हो उसको एक वक्त में बहुत ज़्यादा मत खाएं। गोश्त के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़ा गोश्त हो या छोटा गोश्त हो, उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं कि अक्सर मैंने ये बात सुनी है कि लोग कहते हैं कि इससे हमारा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि गोश्त खाने से या इस तरह की चीज़ों से यूरिक एसिड हमारा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ 15%। तो बाकी 85% जो है वो प्यूरिन से बनती है। अब जी ये प्यूरिन क्या चीज़ है? देखें, हमारा डीएनए जब टूट जाता है तो उससे प्यूरिन बनती है। पहली बात तो ये है कि हमारा उस पर कोई इख्तियार ही नहीं है। वो तो हमारे जिस्म में जो जितनी भी सेल्स की तोड़ फोड़ होती है वो उस पर हम कुछ, उसके लिए कुछ नहीं है अभी तक कि ना उस पर हमारा कोई इख्तियार है। वो कुदरती तौर पे जब हमारा डीएनए टूटता है तो उससे प्यूरिन बनती है, और प्यूरिन जो है वो हमारी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। और हमें यही एक पता चल जाता है कि भाई किसी बंदे की डीएनए टूट फूट होकर
پیورین میں کنورٹ ہوتی ہے اور پیورین کی وجہ سے ہماری یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو پہلے تو ہمارا اس پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں. ہاں 15% جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ خوراک کی وجہ سے ہماری یورک ایسڈ بڑھتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کم استعمال کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی بندے کا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہو تو پھر ہمیں گوشت وغیرہ ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, وہ بھی کچھ عرصے کے لیے. ادروائز گوشت ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے, ہماری بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے مفید ہے. ہم اس کو لازم اپنی لائف میں جو ہے وہ استعمال ہمیں کرنا چاہیے. چینی, اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم چینی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں شوگر کے مریضوں کے لیے چینی جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے, وہ بالکل استعمال نہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے چینی یا میٹھا جو ہے وہ ایک بہت زبردست تحفہ ہے انسان کے لیے, تو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ چینی جو آرٹیفیشل یا جو ہم بناتے ہیں مختلف چیزوں سے نکال کے بناتے ہیں, وہ سفید چینی جو ہے وہ استعمال نہ کریں. آپ پھل کھا سکتے ہو, اس میں بھی مٹھاس ہیں, آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو, اس میں مٹھاس ہے اس سے آپ کو. لیکن جو ڈائریکٹ چینی ہے, جو سفید چینی ہے, وہ شوگر کا مریض استعمال نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ ہنی کو بھی استعمال نہیں کر سکتا, اس میں بھی گلوکوز لیول ہے بہت زیادہ ہے اور تمام کا تمام. تو اسی لیے کوشش کریں کہ استعمال نہ کریں ایسی چیزوں کو جس میں چینی کا مقدار بہت زیادہ ہو. فروٹ وغیرہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں. فروٹ پہ ہماری ویڈیو موجود ہے, مختلف ویڈیوز اس پہ بھی موجود ہے. آپ آم کے بارے میں ویڈیوز ہیں, مختلف فروٹس کے بارے میں ویڈیوز ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. نمک, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمک اس لیے نہیں کھاتے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بالکل یہ باتیں ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ نمک کھانے سے ہماری بلڈ پریشر زیادہ ہوئی ہے. ہاں نقصان ہر وہ چیز دیتا ہے جو آپ زیادہ کھاؤ گے, تو اسی لیے ایک مقدار موجود ہے. دیکھیں ہر انسان کو روزانہ 6 گرام نمک ضرور کھانا چاہیے. اگر آپ نمک نہیں کھاؤ گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ہمارا برین جو ہے, دماغ جو ہے, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا, ہمارا جسم ڈھیلا رہے گا اور ہماری انرجی اور توانائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ سبزیاں دیکھیں تو سبزیوں میں بھی قدرتی طور پہ نمک موجود ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہو. فروٹ استعمال کر سکتے ہو, اس میں نمک موجود ہے, وہ بالکل آپ لیں. اور 6 گرام اسی چیزوں میں سے, یا آپ جب کھانے میں ملاتے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ 6 گرام سے زیادہ نہ ہو جائے. 6 گرام تقریباً جو ایک چھوٹا ٹی سپون ہے, جو چائے کا چمچ ہے چھوٹا, وہ اس کے برابر تقریباً ہوتا ہے. اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے نمک کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے کانوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں تو 600 گرام سے بھی زیادہ نمک ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ کانوں میں نمک کا استعمال کم کریں, 6 گرام سے زیادہ نہ ہو. اگر زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ تو کسی چیز کے لیے بھی کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو 6 گرام ہر بندہ نمک استعمال کر سکتا ہے. ڈرنک, جتنے بھی فیزی ڈرنکس ہیں, کوک ہو گیا, جتنا سوڈا وغیرہ, جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, 1 گلاس میں 12 چمچ چینی ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی سینسیبل بندہ جو ہوگا, کوئی بھی ایسا بندہ جو کچھ تھوڑا بہت اس کو سمجھ ہے, وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا. اور اسپیشلی شوگر کے مریض کے لیے تو بالکل یہ موت ہے, تو بالکل استعمال نہ کریں. پیزا, پیزے کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیزا جو ہے وہ نقصان دہ ہے, خراب ہے, ہمیں نہیں کھانا چاہیے, اس سے موٹاپا آ جاتا ہے, اس یہ وہ بہت سی بیماریاں بنتی ہے. بھائی دیکھیں پیزے میں ہے کیا چیز, یا تو اس میں چکن ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے, جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں اونین یا پیاز, اس میں شملہ مرچ, اس میں سویٹ کارن, اس میں کیا ایسی چیز ہے, اس میں پائن ایپل ہوتا ہے, اور
اس میں چیز ہوتا ہے. چیز سب سے بہترین چیز ہے ہمارے جسم کے لیے. تو دیکھیں اس میں کون سی ایسی خطرناک یا کون سی ایسی نقصان دہ چیز ہے جو ہمیں نقصان دیتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, بالکل استعمال کر سکتے ہو. اس کو آپ چاہے 1 مرتبہ دن میں یا 2 مرتبہ کھا سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, نقصان کہاں پہ ہے پیزے میں؟ پیزے کے نیچے جو کرسٹ بنتی ہے نا, وہ اتنی موٹی, اس کو کم کر دیں. وہ جتنا آپ گندم کا وہ جو کرسٹ بنتا ہے نا, جو روٹی ہوتی ہے نیچے پیزے کا, اس کو کم کر لے, اس کو باریک کر لے. اس کو جتنا آپ باریک کرو گے پیزے میں, اتنی آپ کی سلاد وغیرہ شامل زیادہ کرو, آپ کے لیے بہترین ہوگا. یہ ٹماٹر وغیرہ یہ چیزیں زیادہ اس میں ڈالو, چیز اس میں ڈالو, یہ چیزیں. لیکن اس میں جو نقصان آپ کو پہنچاتی ہے وہ پیزے کا جو سب سے بڑا روٹی, وہ جو کرسٹ اس کو بولتے ہیں, وہ کم کر لیں تو باقی پیزا آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں دیتا. وہ آپ لوگ کھا سکتے ہو. ایک اور بات, پیزے کے ساتھ جو اتنی بڑی وہ جو ڈرنک آتی ہے نا, وہ بھی نہ استعمال کرے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. چائے, اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم چائے کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی چائے لازم پیا کریں, چائے بہت زبردست ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, چائے کھانا کھانے کے بعد بالکل یکدم چائے نہ پیئیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد چائے پیتے ہیں, بہت خراب عادت ہے. چائے میں ٹینس ہوتا ہے, جو یہ کمپاؤنڈ ہے یہ ہمارے کیلشیم اور جتنی بھی مطلب پروٹین, جتنی بھی کاربوہائیڈریٹ, اس کو بانڈ کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی ان چیزوں سے جو ہمارے جسم کو فائدہ ملتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو چائے جو ہے وہ آپ بالکل استعمال کر سکتے ہو, لیکن کھانا کھانے کی یکدم بعد نہیں. ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا, 45 منٹ ہو گئے, تو اس کے بعد آپ چائے پی سکتے ہو. چائے جو ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ اس میں فوائد ہے. اور آخر میں شوگر کو کیسے بغیر میڈیسن کے کنٹرول کیا جائے, اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں 10 سیکرٹ ہم نے بتائے ہیں. اور وہ نکات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے آپ اپنے شوگر کو بغیر میڈیسن کے کنٹرول کر سکتے ہو. اسی طرح میں کچھ باتیں ادھر بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنی کیلوریز کاؤنٹ کرو. کیلوریز کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم خوراک لیتے ہیں اس میں کیلوریز کی خاص مقدار ہوتی ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ کیلوریز کا مقدار کم کر دیں, ایکٹیویٹیز زیادہ کریں, ایکسرسائز کریں, کوشش کریں کہ جتنا بھی ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھنا سب سے خطرناک بیماری ہے. اچھا, ایک اور بات یاد رکھیں, جیسے میں آپ کو ہر وقت کہتا ہوں کہ روزانہ 30 منٹ واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں اکثر بہت سی ویڈیوز میں نے بولا تھا آپ کو کہ ڈائبٹیز UK اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک ریسرچ ہے جس میں یہ بات اس نے ڈسکور کی تھی کہ اگر کوئی بندہ 30 منٹ واک کرتا ہے تو ڈائبٹیز کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں آپ کو صرف تھوڑا سا اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ایک عمل کریں. 40 سٹیپ لازم آپ لیا کریں, یعنی 40 قدم آپ لے لیا کریں. ایک تو یہ سنت بھی ہے اور حدیث شریف بھی ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد 40 قدم پھریں گے یا 40 قدم آپ چہل قدمی کریں گے تو کیلوریز جو ہے وہ آپ کو کوئی سٹمک بیماریاں اور معدے کی بیماریاں نہیں ہوگی. تو ایک تو وہ پورا ہو جاتا ہے. دوسری بات, اگر آپ 10 منٹ واک کریں ہر کھانے کے بعد تو وہ بہت ضروری ہے, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور آخر میں نماز کا پابندی سے آپ اہتمام کریں. عبادت جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس پہ عمل کریں, اس سے ہمارا جسم صاف رہتا ہے, اس سے ہماری ذہن صاف رہتی ہے. ہماری سکون اور تسکین کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ عبادت ہے, اس پہ عمل کریں. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو یا کوئی آپ پوچھنا کچھ چاہتے ہو ڈائٹ کے بارے میں, ڈائبٹیز کے بارے میں, یا کوئی بھی میڈیکل ایشو کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو, تو یہ جو اسکرین پہ نمبر آ رہی ہے یہ نمبر درویش ڈائبٹیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نمبر ہے. اس پہ آپ لوگ مجھ سے اسٹریٹ اوے رابطہ بھی کر سکتے ہو. یہ جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہو. آپ لوگوں کا جو بھی کوشچن ہوگا میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد اس کا جواب دوں. آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی اس نمبر پہ بک کرا سکتے ہو, آپ لوگ مجھ سے مل بھی سکتے ہو.
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی چھوٹی سی ایک شیئر کرنے سے کسی کی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی دبا لیں، تو ہماری جتنی بھی شوگر سے ریلیٹڈ یا جتنی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہوگی وہ اسٹریٹ اوے آپ کو پہنچے گی. آخر میں دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.